हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। हम लोग इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के वक्त मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि जब आप इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सीपीसी के अंदर, तो वो किसी एक ऑर्डर से या कुछ चंद सेक्शनों से आप नहीं समझ सकते। ऑर्डर 26 एंड रूल ऑर्डर 4 हमने पढ़ा था उस सिलसिले में, लेकिन मैंने उसके साथ साथ आपको बताया था कि कुछ ऐसे भी ऑर्डर्स हैं जिनको आप पढ़े बगैर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की जो प्रक्रिया है, जो उसका प्रोसीजर, उसको आप कंप्लीट नहीं कर सकते। उसके लिए क्या ज़रूरी है? मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर फर्स्ट ज़रूरी है, ऑर्डर सेकंड ज़रूरी है, ठीक, ऑर्डर 6 ज़रूरी है, 7th ज़रूरी है। आज हम लोग उसकी दूसरी कड़ी को डिस्कस करने वाले हैं। ऑर्डर फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज सेकंड ऑर्डर जो हमारा है फ्रेमिंग ऑफ द सूट, उसको हम जिक्र करने वाले हैं कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट जब हम करने वाले होते हैं तो हमें कुछ इश्यूज़ जिनकी बेस पर हम किसी सूट को लेकर जाते हैं किसी कोर्ट के पास, और हम चाहते हैं कि हमें ये रिलीफ मिलना चाहिए, इन ग्राउंड्स पर मिलना चाहिए। जब हम इन ग्राउंड्स को लेकर जो है किसी कोर्ट के पास जाते हैं और उनका जो तरीका होता है, उनको किस तरह से आप पेश करेंगे कोर्ट के सामने, ये जाना जाता है फ्रेमिंग ऑफ सूट के नाम से। आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि फ्रेमिंग ऑफ सूट का मतलब क्या होता है। फ्रेमिंग ऑफ सूट में दो वर्ड बहुत ज़्यादा अहम है, एक है फ्रेमिंग, दूसरा है सूट। फ्रेमिंग का मतलब होता है कि जो आपके कोजेज़ हैं, जो आपके क्लेम्स हैं, जो आपके ग्राउंड्स हैं, उनको आपको फ्रेम करना है, राइट डाउन करना है। उनको राइट डाउन करने का एक प्रोसीजर सीपीसी ने बताया कि आप उनको किस तरह से राइट डाउन करोगे, किस तरह से आप उनको लिखोगे। और यही चीज़ आगे चलकर जब हम ऑर्डर 7 पढ़ते हैं तो यही चीज़ कहलाती है प्लांट। जब प्लांटिफ यानी एग्रीव्ड पार्टी जो होती है, विक्टिम जो होती है, वो अपना क्लेम लेकर जाती है, वो अपना डैमेजेस को लेकर जाती है कोर्ट के पास और कहती है कि मुझे ये रिलीफ चाहिए, तो उसको एक तरीका बताया गया आपको किस किस तरह से लिखना है, उसको किस तरह से डिज़ाइन करना। जब आप आफ्टर फाइनलाइजिंग द कॉजेज एंड एक्शंस ऑन विच यू गो टू कोर्ट टू क्लेम और टू सूट, टू फाइल ए सूट, तो वो कोजेज आपको उनका जो तरीका है उसको फ्रेमिंग ऑफ सूट कहते हैं। ठीक, सूट का मतलब होता है लिटिगेशन। एक सिविल लिटिगेशन होती है, इट इज़ ए सिविल लिटिगेशन फाइल्ड बाय एनी पर्सन हु इज़ एग्रीव्ड और विक्टिम हुज लीगल राइट इन्फ्रिंज, जिसका जो लीगल राइट है उसको इन्फ्रिंज कर दिया गया, उसको ब्रेक कर दिया गया। अब उसको कुछ भरपाई तो होनी चाहिए, उसी भरपाई के लिए वो जाता है। ये होता है फ्रेमिंग ऑफ सूट का मतलब। आइए हम लोग जानते हैं कि जब फ्रेमिंग ऑफ सूट, ये चीज़ें जो भी चीज़ें हैं, इनको हम ऑर्डर रोल में, हम यहाँ पर जब इसमें फ्रेमिंग ऑफ सूट ऑर्डर 2 में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें 6 रूल्स हैं जिनको हम बहुत ही अच्छे छोटे छोटे टॉपिक्स में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, ताकि वो हमें मेमोराइज़ करने के लिए, हमें याद करने के लिए बहुत आसानी होगी उसमें। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि मीनिंग ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ सूट आफ्टर फाइनलाइजिंग द कॉजेज एंड एक्शंस ऑफ द सूट। आप क्या करते हो कि फ्रेमिंग ऑफ सूट करते हो। जब आप फ्रेमिंग ऑफ सूट कर लेते हो तब जाकर एक दूसरी चीज़ आती है कि आप इस में क्या चीज़ें फ्रेम करोगे। कॉजेज तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब आदमी ये चाहता है कि अपने सूट को मजबूत से मजबूत करने के लिए ये भी जोड़ लो, ये भी जोड़ लो, ये भी जोड़ लो, ये भी जोड़ लो, सारी चीज़ें जोड़ने की कोशिश करता है वो। लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। कोर्ट कहता है कि नहीं, आप सारी चीज़ों को जोड़ नहीं सकते हैं, आप सिर्फ उन चीज़ों को जोड़ सकते हैं जो आपके क्लेम्स। यू मे ज्वाइन द होल क्लेम्स ऑफ द सूट। जिस बिना पर, जिस ग्राउंड्स की बुनियाद पर आप जा रहे हो कोर्ट में, उस सिलसिले में जो आपके ग्राउंड्स है, जो आपके क्लेम्स है, उन सारे ग्राउंड्स को लेकर आप कोर्ट में आ सकते हो और कोर्ट में कह सकते हो कि ये सारे ग्राउंड्स हैं। अच्छा, आपने दोनों चीज़ों से पढ़ा, यहाँ पर होल क्लेम्स की बात कर दी गई और यहाँ पर कर दिया गया कि आप फ्रेमिंग ऑफ द सूट आफ्टर फाइनलाइजिंग, फाइनलाइज का वर्ड आया। ठीक, इन दो चीज़ों से आप पकड़िए और आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि हमने सेक्शन 11 पढ़ा था। सेक्शन 11 कहता है रेस जुडिकाटा, कि अगर आप का एक बार सूट डिसाइड हो चुका है बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो आपके लिए वो बार हो जाएगा कि आप फर्दर सूट करो। ठीक, और यही चीज़ जो है सेक्शन 12 के अंदर कही गई थी कि बार ऑफ सूट, फर्दर सूट की बात कर दी गई थी वहाँ पर। ठीक,
अब इन दोनों सेक्शन पे आप गौर कीजिए और इन चीज़ों को लेकर आप चलिए। यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि कुछ चीज़ों को लेकर आपका बिटवीन टू सेम पार्टीज़ हैं, सेम कॉज ऑफ एक्शन है, सेम टाइटल है। अब आप चाहते हैं कि 2 इश्यूज़ को इस केस में कर लो, 2 इश्यूज़ को हम लोग बाद में कर लें, ऐसा नहीं होगा। रिलेटेड टू पार्टीज़ एंड सेम कॉज ऑफ एक्शन सेम टाइटल में जो आपका क्लेम आज है, आज ही उसको आप पूरा फ्रेम करके दे दो। ये चीज़ आगे चल के थोड़ा सा और खुल जाएगी, तब जाकर हमको यहाँ पर पता चल जाएगा इन दोनों रूल्स को पढ़ने के बाद कि यहाँ पर रूल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाता है। अगर मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा और एलोबरेट कर देंगे और थोड़ा सा इसको कर देंगे कि लेकिन वाज़ेह कर देंगे आपके सामने कि होल ऑफ क्लेम्स आपको लिखने हैं। चंद क्लेम्स को छोड़कर आप चाहते हो कि आज मुझे इन डिसीजन पर आप चेक करना चाहते हो कोर्ट में कि भाई मैं जीत पाता हूं या नहीं जीत पाता, या आपको कोई और इंटेंशन है, लेकिन आप उन बुनियाद पर कुछ क्लेम्स को छोड़ देते हो, कुछ क्लेम्स को आप कोर्ट के सामने रख देते हो कि मुझे इन क्लेम्स की बुनियाद पर कोई सूट फाइल करना है। तो बाकी क्लेम पर अगर उन क्लेम्स पर जजमेंट आ चुका है, चाहे आप विनर घोषित हो या है लूज़र घोषित हो, डजेंट मैटर। अगर आज आप कोर्ट आप में को एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट को जजमेंट पास कर दिया तो वो एडजुकेटेड मसला हो गया, डिसाइडेड मैटर हो गया। अब वो एक रेस जुडिकाटी के पोजीशन पर चला जाएगा। वहाँ पर आपको फिर दोबारा से अदर जो रिमेनिंग जो चार्जेस हैं या रिमेनिंग जो आपके कॉजेज़ हैं, एक्शंस हैं, उनकी बुनियाद पर आप नहीं ले सकते। ठीक, इस और ऑर्डर रूल 2 में 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, एक आता है रिलिंक्विश का, एक आता है ओमिशन का। यहाँ से ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी आपको। रिलिंक्विश का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपके पास 5 कॉज ऑफ एक्शन है, कोई प्रॉपर्टी है, उसका रेंट का भी मसला है, बिजली बिल का भी मसला है, और भी चीज़ें हैं, पानी बिल का मसला है, और अदर चीज़ों का भी मेंटेनेंस जो रिपेयरिंग वगैरह का मसला है, कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं जो सिविल मैटर्स में आती हैं। आपने 3 इश्यूज़ पर यहाँ पर लिख दिया। रूल 2 क्या कहता है आपसे, द होल क्लेम्स आपको लिखने हैं, लेकिन आपने क्या किया, 5 में से 3 को लिख दिया। अब कोर्ट ने आपके इन 3 ग्राउंड्स की बुनियाद पर केस स्टार्ट कर दिया और आपको विनर घोषित कर दिया। ठीक, अब विनर आप हो गए। अब आपने सोचा कि यार रिमेनिंग टू कॉजेस बच चुके हैं मेरे, तो मुझे उन पे भी करना चाहिए, तो आप उन पे नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉजेस आपने अपने वॉलेंट्री छोड़े हैं। आपसे कोर्ट ने नहीं कहा था अगर इफ़ यू लिविंग एनी कॉज, इफ़ यू आर लिविंग एनी कॉज और कॉजेस वॉलेंट्रीली, अगर आप जानबूझ के खुद छोड़ते हो, चाहे आपका इंटेंशन कुछ भी हो, तो वहाँ पर आपको ये राहत नहीं देगी कोर्ट कि आप दोबारा से उन कॉजेस पर लाओ। अब यहाँ पर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा, नहीं सेक्शन अप्लाई 11 जो है अप्लाई हो जाएगा। ठीक, दूसरा वर्ड आता है ओमिशन। ओमिशन में 2 तरह की कंडीशन होती हैं। अगर आपने कोई ओमिट्स किया है किसी कॉज को बाय द लीव ऑफ द कोर्ट, कोर्ट से आपने परमिशन मांगी कि मैं आज इस कॉज ऑफ एक्शन को नहीं रखना चाहता, आप मुझे परमिशन दीजिए, इसको मैं सेपरेट सूट में या फर्दर सूट में लाऊंगा, और उसके बाद क्योंकि रेलेवेंसी आपकी हो सकता है ना बैठ रही हो उस वक्त की, तो कोर्ट ने आपको इजाज़त दे दी, ठीक है आप इन चीज़ों को बाद में लाइए, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। अगर कोर्ट की परमिशन से आप कर रहे हो देन आपको ये रूल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर आप वॉलेंट्री भी इसको भी कर रहे हो, अगर ओमिशन या रिलिंक्विश जैसे आपने वॉलेंट्री किया, इसमें तो वॉलेंट्री होता है रिलिंक्विश में, लेकिन ओमिशन में क्या होता है कि आप जो है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट या विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, दोनों को गुंजाइश होती है। अगर आपने इसको किया विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, विद द लीव ऑफ द कोर्ट, तो आपको ये इसकी एप्लीकेशन नहीं होगी आपके उस पर। और अगर आपने विदाउट द परमिशन तो यहाँ पर रेस जुडिकाटा के एप्लीकेशन हो जाएगी। सेक्शन 11 की वजह से आप बार हो जाएंगे फर्दर सूट की वजह से। शुरू से हम लोग सीपीसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि रेस जुडिकाटा का जो ये रूल है बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये यूँ ही नहीं है, आपको कदम कदम पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वजह क्या है, देखिए आप फ्रेमिंग ऑफ सूट की बात कर रहे हो, लेकिन रेस जुडिकाटा उसमें ऑटोमेटिकली आ गया। रेस जुडिकाटा इसीलिए आ जाता है क्योंकि आप जब भी कोई फ्रेमिंग ऑफ सूट करेंगे तो वो इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक और इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट
बिकॉज एवरी सूट शुड बी एंडेड। हर एक सूट का, जो भी आप सिविल सूट कर रहे हो, उसका कहीं ना कहीं जाकर एंड होना चाहिए। अगर आप इस तरह से करोगे तो रिमेनिंग ऑफ चार्जेस करो तो सूट का एंड होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक कोर्ट एक ही केस में उलझा रहेगा एक लॉन्ग टाइम तक। वैसे हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिविल लिटिगेशंस हैं जिनमें सालों लग जाते हैं किसी जजमेंट को आने में। अब अगर हम इस तरह से करेंगे तो और डिफ़िकल्टी हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे कोर्ट को ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई एक मैटर को सुलझाने में भी कई जनरेशन गुजर जाएंगे। तो जिसकी वजह से रूल 11 जो है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। ठीक, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका रूल 2 एंड रूल 3 एंड रूल 4 एंड रूल 6, ये चीज़ें आप फ्रेमिंग ऑफ द सूट में आप हमेशा याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल 2 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस की चीज़ ये है कि रेस जुडिकाटा एंड रिलिंक्विशन ओमिशन का जो है कॉन्सेप्ट जो दिया गया है। जॉइंटर ऑफ कॉजेज़ का मतलब ये होता है कि जो रूल 3 के अंदर जो डिस्कस किया गया है उसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपके पास कई कॉजेज एक्शन है। अब उन सारे एक्शंस पर, कॉजेज़ पर आप किसी एक पार्टी के खिलाफ एक ही सूट में जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास हो सकता है कि रेंट का भी मसला हो सकता है, रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी का भी हो सकता है मॉर्गेज का भी हो सकता है लीज का भी हो। ठीक है, आप लेकिन अगेंस्ट सेम पार्टी है तो आप उन सेम पार्टी के खिलाफ उन सारे कॉजेज को लेकर जो है आप जा सकते हो। आपके पास कई ज़मीन है, कोई आपने रेंट पे दे रखी, कोई आपने लीज पे दे रखी, किसी में कोई दूसरा मसला है, किसी में दूसरा मसला है। ठीक है, आप उन सारे कॉजेज़ को एक साथ जोड़कर किसी एक डिफेंडेंट के खिलाफ या सेवरल डिफेंडेंट के खिलाफ आप जा सकते हो। जैसे कि हमने जब ऑर्डर फर्स्ट हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर ज्वाइंटर ऑफ प्लेंटिफ की बात की गई थी, इसी तरह ज्वाइंटर ऑफ डिफेंडेंट की बात की थी हमने वहाँ पर। तो डिफेंडेंट एक भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि एक ही सूट सबके खिलाफ हम करें तो उसको आप ज्वाइंट कर कर, इसी तरह से कॉजेज़ को आप ज्वाइंट कर कर क्या उनके खिलाफ आप जा सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक चीज़ है कि मान लीजिए कि ये सूट आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी का है। आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी उसको रिकवरी करना चाहते हैं तो उसके साथ क्या क्या चीज़ें जोड़ सकते हो? उसके साथ बहुत सारी चीज़ों को नहीं जोड़ सकते आप। उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मसला होगा, जैसे उसका मैन प्रॉफिट होगा, जैसे उसका रेंट का मसला होगा, जैसे उसके और अदर उसके जैसे बिजली बिल, पानी बिल, जो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो उस चीज़ों को, उन सारी चीज़ों को आप कॉजेज ऑफ एक्शन कर सकते हो। अदरवाइज़ दूसरी चीज़ों को लेकर आप नहीं कर सकते उसके साथ। ठीक, तो ये रूल एंड 3 एंड 4 जो है। अब बात ये आ जाती है कि मान लीजिए कि आपने कॉजेज ऑफ एक्शन को एक साथ ज्वाइन कर दिया। तो हमने सेक्शन 15 पढ़ा था सेक्शन 15 जो लोवेस्ट ग्रेड की बात करता है कि जब आप सूट फाइल करने जाते हो किसी कोर्ट में तो हमने बताया था आपको कि नीचे की तरफ से जाएंगे, हायरार्की के हिसाब से नहीं जाएंगे। हायरार्की के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या उससे लोअर कोर्ट की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, हमें क्या करना है कि नीचे की तरफ से जाना है कि सबसे पहले अमाउंट या वैल्यू ऑफ द केसेस को हम जानेंगे कि वैल्यू ऑफ द केसेस किस कोर्ट पर जाके सबसे पहले अप्लाई होती है, उस कोर्ट पर हमें करना है। अब मान लीजिए कि आपके पास, अगर इनको आप सेवरल अलग अलग डिस्टिंक्ट कर देते हो इन 5 ऑप्शन को, तो आपके छोटे छोटे कॉजेज़ हो गए। तो छोटे छोटे हो गए तो बिल्कुल लोवेस्ट ग्रेड की जो कोर्ट हो जाएगी उसके पास आप चले जाओगे। लेकिन आपने जब पाँचों को एक साथ जोड़ दिया तो अमाउंट भी बढ़ गई और वैल्यू ऑफ द केस भी बढ़ गई। जब ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगे तो डिटर्मिनेशन ऑफ ज्यूरिडिक्शन उसी के बेस पर होगा, जो अमाउंट होगी उसके बेस पर बनेगा। यानी आफ्टर ज्वाइंटिंग ऑफ द कॉजेज एंड एक्शंस को जो आप ज्वाइन कर रहे हो, इसके बाद जो अमाउंट बनेगी और जो वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट प्रॉपर्टी बनेगी, ठीक, उसकी बुनियाद पर ज्यूरिडिक्शन तय होगा। ऐसा नहीं है कि भाई कि इसमें से किसी एक की वैल्यू कम थी तो अब उसको हम ध्यान में रखते हुए लोवेस्ट ग्रेड का कॉन्सेप्ट लाएंगे, नहीं। हमें लोवेस्ट ग्रेड का जो होगा अब इन अमाउंट की बुनियाद पर या जो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द सूट या सब्जेक्ट मैटर जो है उसकी जो वैल्यू बन रही है उसके हिसाब से होगा। अब ये जूनियर डिवीज़न भी हो सकता है, सीनियर डिवीज़न भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से फिर हम केस का जो ज्यूरिडिक्शन है उसको हम डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में अब कौन सी कोर्ट का यहाँ पर ज्यूरिडिक्शन अप्लाई होगा। ठीक, एंड द लास्ट थिंग जो इसमें है, जो ऑब्जेक्शन किया जाता है कि आप
किसी भी जुरिडिक्शन में बहुत आसानी से ये चीज़ हो सकती है कि भाई आप जुरिडिक्शन को लेकर ऑब्जेक्शन कर दो कि भाई ये कोर्ट इस सूट को सुनने के काबिलियत नहीं रखती या कॉम्पिटेंट नहीं है, तो उसको आप कहाँ लाओगे। इस चीज़ को समझने से पहले आपको सेक्शन 12 समझना होगा। मैंने सेक्शन 12 में जब आपको बताया था और वहाँ पर हमने आपको कई एग्जांपल्स दी थी, बताया था कि बार ऑफ फर्दर सूट का मतलब ये होता है कि एक्सप्रेसली मना कर दिया गया है कि वहाँ पर आप फ्रेश सूट नहीं ला सकते। अब ऑब्जेक्शन आपको करना है, तो ऑब्जेक्शन को आप कहाँ पर लाओगे, किस कोर्ट के सामने लाओगे। जब हम सीपीसी का मसला पढ़ता है तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है हमको, थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि भाई जो कोर्ट हमारा मसला सुन रही है, जिस कोर्ट से हमें ऑब्जेक्शन है, हम उसी के पास लेके जाएंगे कि भाई कि माय लॉर्ड आपसे हमें ये ऑब्जेक्शन है कि आप हमारे सूट सुनने के लायक नहीं हो, आप कॉम्पिटेंट नहीं हो। थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन रूल इज़ रूल। सीपीसी यही कहती है कि आपको उसी शख्स के पास, उसी जज के पास जाना पड़ेगा उस सूट को लेकर। आप जो है किसी थर्ड जज के पास या सेकंड जज के पास नहीं जा सकते, जिसको लेकर आप ऑब्जेक्शन करोगे कि माय लॉर्ड ये फ़लाँ जज है जो मेरे सूट को सुन रहा है, ये एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर वो कॉम्पिटेंट नहीं है। तो उस चीज़ को आप किसी सेकंड जज या थर्ड जज के पास नहीं जा सकते, उसका ऑब्जेक्शन। यहीं पर हमने रूल 2 और 12 जो है अप्लाई किया था कि आप फ्रेश सूट उसके लिए नहीं ला सकते, कोई एप्लीकेशन आप नहीं ला सकते उसके लिए। अब कहाँ लाओगे आप उसको, हमने बताया था आपको कि जो कोर्ट है उसी के सामने लाओगे और अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी में आप लाओगे कि जितनी जल्दी हो सकता है, राइट बिफोर द जजमेंट, बिफोर द फाइनलाइजिंग ऑफ द कॉजेस एंड डिसाइडिंग द केस। जब डिसाइड आपका होगा उससे पहले पहले आप ये ऑब्जेक्शन लाओ। अब कोर्ट वो खुद जो है, यानी आपकी जो ट्रायल कोर्ट है, वो खुद उसको सुनेगी और उसको देखेगी कि भाई कि जिस ग्राउंड के बुनियाद पर ये ऑब्जेक्शन उठा रहा है वो वाकई में वैलिड ग्राउंड है कि नहीं, वाकई में इन ग्राउंड्स की बुनियाद पर ऐसा तो नहीं कि मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ, मैं इनके केस को ट्राई नहीं कर सकता, मैं फालतू में ही अपना जुरिडिक्शन या अपना पावर अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने इस लेसन को बहुत सिंपली तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। सबसे पहले मैंने आपको बताया फ्रेमिंग ऑफ सूट का मतलब क्या होता है। दूसरे स्टेज पर मैंने आपको बताया कि आप किन चीज़ों को आप इसमें मेंशन कर सकते हो। तो इसमें कहा गया कि होल क्लेम्स को आप करोगे। इसमें दो कॉन्सेप्ट है, रिलिंक्विश एंड ओमिशन का जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं कि कुछ चीज़ों को आप जानबूझ के छोड़ देते हो, कुछ को विद द लीव ऑफ द कोर्ट आप छोड़ देते हो। तो ऐसी चीज़ों में हम रूल ऑफ रेस जुडिकाटा यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, जो कि सेक्शन 11 के अंदर दिया गया है। और उसके बाद जॉइंटर ऑफ कॉजेस, यानी आप किसी एक डिफेंडेंट के खिलाफ़ या सेवरल डिफेंडेंट के खिलाफ़ आप कुछ एक्शंस को जोड़कर उनके खिलाफ़ एक सूट को फाइल कर सकते हैं हम। इसी तरह से इसमें कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि कोई सूट ऐसा है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो उसके साथ आप किन किन चीज़ों को जोड़ सकते हो। अंडर रूल 4 ऑफ ऑर्डर सेकंड में ये चीज़ बताई गई है। फिर उसके बाद जुरिडिक्शन का डिटर्मिनेशन कैसा होगा और ऑब्जेक्शन आप कैसे करोगे, ये चीज़ें हैं जहाँ पर रूल 12 अप्लाई होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइए ताकि आपको इस तरह के मज़ेदार लेसन मिलते रहे, उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।